मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें, जरूरी खबरें स्टूडियो लेकर पहुंच चुका हूं और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद, आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं ऑनलाइन कैमरे पर नहीं दिख रहा हूँ, एक यात्रा पर हूँ और नेटवर्क की भी थोड़ी अव्यवस्था सी है, लेकिन खबरें महत्वपूर्ण है इसलिए चर्चा के लिए फोन पर उपस्थित हूँ। अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट को लेकर हुई सरकार की सख्ती पर बातचीत होगी। अंशुमान सर से जानेंगे कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है और इंपोर्ट पर यह सख्ती क्यों की गई है। इसके बाद कारों की महंगाई पर बात होगी। ईरान युद्ध की वजह से कार कंपनियों के लिए कार उत्पादन की लागत बढ़ गई है और वे इस बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर डालने जा रहे हैं। अगली खबर बॉन्ड यील्ड से जुड़ी हुई है। कच्चा तेल महंगा होने की वजह से 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 7% से पार पहुंच चुकी है और आशंका जताई जा रही कि अप्रैल अंत तक ये 7.25% हो जाएगी। इसके बाद ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का बयान का विश्लेषण किया जाएगा। अंशुमान सर से जानेंगे ट्रंप के बयान के मायने क्या हैं और बयान से संकेत क्या मिल रहे हैं। और अगली खबर होर्मुज को लेकर ईरान की रणनीति से जुड़ी हुई है। ईरान धीरे धीरे होर्मुज पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है और अंत में कच्चे तेल की कीमतों पर बातचीत की जाएगी। भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड के भाव में तेज उछाल देखने को मिला है। बातचीत करना शुरू करते हैं, पहली खबर की ओर रुख करते हैं जो कि गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट से जुड़ी हुई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पर सख्ती की है। अलग अलग तरीके से हो रहे गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। हाल के दिनों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट में उछाल देखने को मिला है, जिस वजह से देश का व्यापार घाटा बढ़ा है। सर से समझेंगे कि सर इसे कैसे देखते हैं आप और सरकार ने क्या इस कदम को उठाने में देरी की है और किन देशों से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था। ये फैसला कई मायनों में खासा महत्वपूर्ण है इस समय, जबकि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हमने तेज उतार चढ़ाव भी देखा और गिरावट भी देखी है। दरअसल ये सवाल पिछले एक साल से रह रहकर सरकार के पास आ रहा है कि जो एफटीए की विंडो है, जहां से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होते हैं, वहां से जो गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट हो रहा है वो नियमों के विरुद्ध है। वो दरअसल ये रहा है कि सिल्वर का इंपोर्ट किया जा रहा है ज्वेलरी की परिभाषा के भीतर और लगभग ऐसी स्थिति गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की है। तो सरकार ने अब कुछ सिलेक्टेड ज्वेलरी लाइन्स को, उनमें खासतौर से गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की ज्वेलरी है, इनको फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। यानी अब इनके आयात के लिए सरकार से लाइसेंस मंजूरी लेनी पड़ेगी, डीजीएफटी ये लाइसेंस जारी करेगा। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं ब्रिज के आने वाले दिनों में अब सरकार सेपा में, आसियान में भी और बाकी भी एफटीए में भी शायद ज्वेलरी के इंपोर्ट को लेकर सख्ती बनाए रखेगी, क्योंकि वहां से सोने और चांदी के आयात के नियमों का उल्लंघन करने के संकेत मिले हैं। तात्कालिक तौर पर जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट दिख रहा है वो मध्य पूर्व के देशों से दिख रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है।
और आने वाले दिनों में इसका असर आपको गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर भी दिखाई देगा, क्योंकि इधर समय बाजार टूटा हुआ है तो शायद बाजार को उतनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ईरान युद्ध की वजह से गाड़ियों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा है कि कार उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली कमोडिटीज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए उत्पादन की लागत बढ़ी है और इस बढ़ी हुई लागत को उन्हें ग्राहकों पर डालना होगा। मारुति ने अगर कीमतें बढ़ाई तो दूसरी कार कंपनियां भी इस राह पर चल सकती हैं। सर, इसे कैसे देखते हो? गाड़ियों के लिए उत्पादन लागत कैसे बढ़ गई है सर? लगभग सभी अगर धातुओं की कीमत में देखें तो सब में बढ़ोतरी दिखाई दी और कार प्राइस पर इसका असर स्पष्ट रूप से देखना स्वाभाविक था। मारुति ने इसका इशारा किया ही है, बल्कि टाटा और कुछ कंपनियां इससे पहले एक राउंड में बढ़ोतरी कर चुकी है। कि स्टील को अगर आप लें तो स्टील के प्राइस करीब करीब 1% बढ़ गए हैं। HRC के खासतौर पर जो ऑटो सेक्टर में यूज होने वाला फ्लैट प्रोडक्ट है, और 2025 के अगर इसकी तुलना करें तो 31 से ज्यादा बढ़ चुके हैं। 50 से 52 हजार रुपए पर टन के आसपास दिख रहा है। प्राइस भी करीब 48 से 50 हजार रुपए पर टन के आसपास। एल्यूमिनियम की प्राइस सबसे तेजी से बढ़ी है। एल्यूमिनियम की ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस भी है, सप्लाई भी नहीं। मध्य पूर्व की फैक्ट्रीज बंद है, स्मेल्टर्स बंद है। 16% के आसपास एल्यूमिनियम की कीमत में बढ़ोतरी दिख रही है। 17-18% तक भी कई जगह है। कॉपर की कीमत भी में करीब 36% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो ऑटो एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, इनमें भी बढ़ोतरी दिख रही है। तो एक तो ये कि इनकी शॉर्टेजेस के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कीमतें बढ़ रही हैं, और दूसरा रुपए की कमजोरी है, और दोनों ने मिलकर ऑटो कंपनियों की ये परिस्थिति पैदा की है कि उन्हें कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो माना जा रहा है कि महिंद्रा, मारुति, हुंडई, ये सभी आने वाले दिनों में खासतौर पर स्टील और एल्यूमिनियम की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए अपने मॉडल्स की कीमतें बढ़ाकर इस तेजी को आसान करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि रुपए की गिरावट से जुड़ी हुई है। रुपए में बढ़ रही गिरावट को देखते हुए रिजर्व बैंक ने फॉरेक्स ट्रेड के नियमों में सख्ती की है। रिजर्व बैंक ने ऑथराइज्ड डीलर बैंकों से कहा है कि रुपए के गैर डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाएं। ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण रुपए पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में हमने देखा भी डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के करीब पहुंचा है। सर, रुपए में आज जो रिकवरी आई है उसके पीछे क्या रिजर्व बैंक के कदम ही है? हाँ, रिजर्व बैंक के कदम है। रिजर्व बैंक ने लगातार 2 बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए। एक फैसला पिछले हफ्ते लिया था जिसमें बैंकों को रुपए की जो ऑनशोर पोजीशन थी, इनके जो $500 मिलियन से ऊपर तक होती थी, उन्हें $100 मिलियन पर रखने की शर्त लगाई गई थी। और अब जो नॉन डेरिवेटिव डेरिवेटिव सौदे होते हैं, मूलतः जो रुपए के डेरिवेटिव डील्स हैं, जिनमें रुपए में गिरावट की है, तेजी के अप्रत्यक्ष रूप से सौदे किए जाते हैं, जो जिनकी डिलीवरी नहीं दी जाती है, ये जो फॉरेक्स और ऑप्शन का मार्केट है, उस पर बड़ी सख्ती की गई। और ये ही वो नतीजा था, ये दूसरी सख्ती का नतीजा था कि आज रुपए में हमने जबरदस्त रिकवरी देखी, करीब 93-93 के आसपास पहुंच गया। लेकिन ये रिकवरी तात्कालिक है। रुपए के फंडामेंटल्स कमजोर हैं, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से। तो रुपया कितने समय तक इस स्तर पर टिक पाएगा, इस बात की संभावना कमी दिखाई देती है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ईरान युद्ध का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। ईरान युद्ध की वजह से बढ़ी हुई चुनौतियों का असर बॉन्ड यील्ड पर पड़ने लगा है। 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 7.08% तक पहुंच गई है और जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि अप्रैल अंत तक यील्ड 7.25% तक पहुंच सकती है। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी की वजह से सरकार के लिए कर्ज उठाने की लागत बढ़ गई है। साथ में अब कर्ज महंगा होने की आशंका भी जताई जा रही है। सर, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी क्या सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है और क्या आगे चलकर कर्ज महंगे होने वाले हैं? देखिए, युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे गहराई से चौतरफा प्रभावित कर रहा है। पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि बॉन्ड यील्ड भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी आरबीआई ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो महंगाई परोक्ष रूप से सिस्टम में आ चुकी है, वो इस बात का इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरें कम तो होने की कोई गुंजाइश नहीं, बढ़ोतरी की संभावना बनती दिख रही है। और इसलिए 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 7% से ऊपर निकल गई, जबकि रेपो रेट करीब 5.5% के आसपास है। और ये इसका तात्कालिक असर से कई संकेत मिलते हैं। इसका सबसे पहला संकेत तो ये कि केंद्र और राज्य सरकारें जिनके रेवेन्यू पर दबाव है, जिन्हें खासतौर से केंद्र सरकार को इस युद्ध के समय भारी सब्सिडी देनी पड़ रही है,
उसकी भरपाई के लिए उन्हें ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा और उन्हें बैंक या बाजार में जो निवेशक है वो सस्ता कर्ज देने को तैयार नहीं है और इसी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7% से ऊपर है। राज्य सरकारों की हालत और ज्यादा खराब होगी क्योंकि राज्य सरकारों को वैसे भी पहले से महंगा कर्ज मिलता है, तो उनके लिए दरें 8% से ऊपर जा सकती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद अब आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कमी की कोई भी संभावना है, कोई भी गुंजाइश समाप्त हो गई है, बल्कि बाजार ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है अगर आरबीआई के हाथ से महंगाई की कमान बाहर निकलती है, और जिसका खतरा है क्योंकि क्रूड 13 अंकों में है, ट्रिपल डिजिट के लेवल में बना हुआ है और केंद्र सरकार ने जितनी बारहवीं की आंकलन रखा था 2027 के लिए 17.2 ट्रिलियन रुपीज का 2 लाख करोड़ रुपए का वो पर्याप्त किसी तरह से नहीं दिखता। तो इसका असर आपको बैंकिंग स्टॉक्स पर और वित्तीय बाजारों पर दिखाई देता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो कि ट्रंप के बयान से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान युद्ध को लेकर कई बयान दिए। ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध में अमेरिका की भारी जीत हो रही है और ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने बताया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा घट चुकी है और ईरान का नया शासन पहले से कम कट्टर भी है। हालांकि ट्रंप के बयान से ऐसे भी संकेत मिले कि वे युद्ध से जल्द अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सर, ट्रंप ने अपने भाषण में क्या कहा है और इसे कैसे देख रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण कई मायनों में हमें ट्रंप की उलझन और अमेरिका का जो असमंजस है वो बताता था। जैसे इस भाषण के साथ उम्मीद ये थी कि शायद वो कोई समय सीमा तय करेंगे, ये बताएंगे, कोई एग्जिट प्लान घोषित करेंगे, पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारी जीत हासिल हुई है, ईरान की नौसेना खत्म हो गई, वायुसेना खत्म हो गई है, कमांड का ढांचा टूट गया है, शासन बदल गया है, जो नया नेतृत्व आया वो कट्टर नहीं है। ये सब कहते हुए उन्होंने ये कहा कि वो और ज्यादा जोरदार हमले करेंगे, ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे और उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते पर तैयार नहीं होता तो बिजली प्लांट पर और तेल के ठिकानों पर हमला किया जाएगा, जिसके लिए 6 अप्रैल की समय सीमा पहले से तय की गई, जिसमें 4 दिन का समय बचा हुआ है। जमीनी सेना का इस्तेमाल होगा या नहीं ये स्पष्ट नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान 24 घंटे पहले तक बाजारों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में उम्मीद के तौर पर देखा गया था कि शायद जंग खत्म करने का ऐलान होगा। फिर ट्रंप वापस वहां से पलट गए। अभी भी कोई स्पष्ट प्लान नहीं दिखाई दे रहा है और पूरे भाषण में ट्रंप की एक खास किस्म की असमंजस उनकी वो दिखाई दे रही थी। सर, ये भी बताइए कि ट्रंप की असली योजना है क्या? भाषण में क्या संदेश छिपा है? डोनाल्ड ट्रंप 2 तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एक तो उनको समय उनके साथ नहीं है तो वो थोड़ा और समय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको दिख रहा है कि हुर्मुज़ जितने समय तक बंद रहेगी नेटो पर और बाकी देशों पर दबाव रहेगा और वो शायद साथ में आकर हुर्मुज़ को खुलवाने में मदद करेंगे, क्योंकि अमेरिका सैन्य स्तर पर जोखिम नहीं ले सकता। ईरान में काफी नुकसान भी हो गया है अमेरिका के सैन्य क्षमताओं का भी, और दूसरी चीज ये कि सैनिकों की भी मौत हुई। ट्रंप ने इसकी तरफ आज इशारा भी किया था। तो अमेरिका ने कहा कि सैन्य जीत हो गई है। हुर्मुज़ उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं, जिसको खोलना है वो खोले, और सारी चीजें बढ़कर हुर्मुज़ पर केंद्रित हो गई है। नाटो पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। नाटो दोहरी स्थिति में है, मुश्किल में है, या तो वो ट्रंप के साथ इस युद्ध में शामिल हो और ईरान पर हमला करे या फिर अमेरिका का महंगा तेल खरीदे। नाटो से बाहर निकलने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से देते रहे। तो जो बयान था उस बयान ने कल बाजार को में अच्छी टाइमिंग क्रिएट की और डोनाल्ड ट्रंप बाजार को प्रभावित करने वाली टाइमिंग के मास्टर हैं। उन्होंने परसों जब इस बात का संकेत दिया और ये इशारे आए तो बाजार में तेजी आई। फिर आज फिर बाजार में हमें तेज गिरावट दिखाई दी। स्थिति जस की तस है, मतलब अभी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं दिख रही है जहां से आप ये मान सकें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई समय सीमा तय कर दी जहां से अमेरिका की वापसी हो जाए। सर, इसे ईरान के नजरिए से कैसे देखेंगे? यानी ट्रंप के भाषण को ईरान कैसे देख रहा है? ईरान को ने इस पूरे भाषण में युद्ध विराम की बात को झूठ कहा, अमेरिका को आक्रामक कहा कि हमले आत्मरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। ईरान की शर्तें वही कायम है। इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी बढ़त दे दी। वो बढ़त ये दे दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हुर्मुज़ खोलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यानी और जो ईरान की जो पूरी रणनीति हुर्मुज़ को केंद्र में रखने की है भविष्य में, और जो उसकी मांग है, जो ईरान की शर्तें हैं 5-6 शर्तें, उनमें हुर्मुज़ पर उसे संप्रभु अधिकार मिलने की शर्त है, सॉवरेन राइट मिलने की शर्त है, वो एक तरह से
से इस जंग में उभर कर सामने आ गई और डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को लेकर अपनी अपनी जिद या अपनी कोशिशों को भी पीछे कर लिया। तो इसलिए इस जंग में ईरान को एक बार फिर वो बढ़त मिलती दिख रही है। कल भी हमने आपको बताया था कि ईरान यही चाहता था कि होर्मुज पर बातचीत हो, होर्मुज बातचीत के केंद्र में आ जाए, जो अभी तक किसी भी युद्ध के केंद्र में नहीं थी। सर ये भी बताइए कि ट्रंप के भाषण को खाड़ी देश, नाटो और यूरोप कैसे देख रहे हैं? खाड़ी देश बड़े असमंजस में है। 50 साल का सबसे बड़ा संकट है उनके पास। वो चाहते हमले रुक जाएं, होर्मुज खुल जाए, सही तरीके से बातचीत शुरू हो। देशों में विभाजन है, बाकी सावधानी में चल रहे हैं। यूएई केवल अमेरिका के साथ है। नाटो को डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रैप में लेने की आज कोशिश करते दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर होर्मुज खुलना है तो साथ में आए, नहीं तो होर्मुज अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। यूरोप इसे अपना युद्ध नहीं मानता है। नाटो बिखरा हुआ है, कई देशों ने अमेरिका को बेस और स्पेस देने से मना किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि जब उनके साथ बाकी विश्व नहीं खड़ा हुआ है, इधर पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान की मध्यस्थता कर रहा है, उसके साथ चीन ने मिलकर युद्ध विराम के लिए वार्ताओं के फैसले को का समर्थन किया है। रूस इस पक्ष, अमेरिका ईरान के पक्ष में है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि या तो ये जंग बड़ी हो और पूरा यूरोप उनके साथ हो, या फिर वो इससे बाहर निकल। सर जो अभी तक भाषण दिए गए, ट्रंप की ओर से बयान दिया गया, ईरान की ओर से बयान दिया गया, इसे देखते हुए क्या लग रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत किस दिशा में जा रही है? अभी बातचीत है ही नहीं, क्योंकि अभी तो परिस्थिति केवल ये है कि पाकिस्तान मुख्य भूमिका में, टर्की और इजिप्ट सहयोग कर रहे हैं। ना तो ईरान ने अपने एजेंडे पर पीछे हटने के कोई संकेत दिए और ना अमेरिका ने दिए। ईरान की तरफ से बयान आया था कि वो अगर उसको गारंटी दी जाए, होर्मुज को संप्रभु अधिकार दिया जाए, तो इस बातचीत में वो आगे जा सकता है। तो ये पूरी डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश, और ईरान भी खासतौर पर, दोनों देश एक दूसरे को बहुत कायदे से समझते हैं। बहुत लंबा समय हो गया है ईरान को अमेरिका के साथ डील करते हुए। तो एक तरफ बातचीत के लिए दोनों के दरवाजे खुले हैं। अमेरिका ने तो बातचीत की शुरुआत ही कर दी है और ईरान भी परोक्ष रूप से अपने तंत्र के तहत बातचीत कर रहा है। लेकिन पीछे हटने जैसी परिस्थिति ईरान की तरफ से बिल्कुल उसका इशारा नहीं किया जा रहा है। सर हम लोग देख रहे हैं जब से ट्रंप अलग अलग जो बयान दे रहे हैं उसका इम्पैक्ट बाजार पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। सर आज कैसा बाजार ने प्रतिक्रिया दी और भारत पर क्या असर हुआ? तेल की कीमतें देखिए $100 से ऊपर ही रही, बीच में गिरावट दिखी थी। उसके बाद सोने में मजबूत डॉलर का असर दिखाई दिया, उम्मीद की गिरावट दिखाई दी। शेयर बाजार शांति की उम्मीद पर चढ़ते हैं और उसके बाद फिर गिर जाते हैं। तो बाजारों में वो जबरदस्त उतार चढ़ाव है। जो बोनस पॉइंट देख रहे हैं उनको याद होगा, हम बराबर आपको बता रहे हैं कि इंडिया का जो फेयर इंडेक्स है वो भी ऊंचाई पर बना हुआ है। ये बाजारों में अभी भी टकराव बना हुआ है। एशियाई बाजारों में भी गिरावट है। भारत के लिए थोड़ी चुनौती ज्यादा बढ़ी है कि भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत $140 से $150 के आसपास पहुंच गई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज जलमार्ग के बंद होने का असर खाड़ी देशों के ऑयल एक्सपोर्ट पर पड़ा है। सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरब का एक्सपोर्ट पहले की तुलना में आधा रह गया है। मार्च में सऊदी अरब का रोजाना तेल एक्सपोर्ट लगभग 33.3 लाख बैरल रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले ये 66.6 लाख बैरल था। इधर ईरान ने युद्ध का बहाना लेते हुए होर्मुज पर अपना कंट्रोल बढ़ा दिया है। होर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों से शुल्क वसूला जा रहा है। अमेरिका ने भी कहा है कि ईरान अगर होर्मुज को खोलेगा तो वो सीज फायर के लिए तैयार है। इधर भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि होर्मुज को लेकर भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर होर्मुज को लेकर ईरान का क्या फैसला लिया गया है और कैसे देखते हैं सर इसे? जैसे जैसे युद्ध लंबा खींच रहा है, अमेरिका वार्ताओं को लेकर असमंजस में है। होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है और होर्मुज भविष्य की वार्ताओं का केंद्र में आ गया है। ईरान की संसद ने होर्मुज के मैनेजमेंट के पूरे प्लान को मंजूरी दी है। जहाजों के लिए टोल शुरू हो गया है। भुगतान युआन में हो रहा है या फिर ईरान की करेंसी रियाल में हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के जहाजों को इजाजत नहीं है। और सिर्फ टोल नहीं लगा रहा है, ईरान की तैयारी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था करने की, जहाजों की जांच करने की और बाकी भुगतान के नियम बनाने की है। कानून हालांकि पूरी तरह लागू नहीं है अभी, क्योंकि देश युद्ध की परिस्थिति में है, लेकिन टोल की वसूली शुरू हो गई है। इसने काम करना शुरू कर दिया है। अभी सिस्टम आधा अनौपचारिक तौर पर लागू। सर ये भी बताइए कि होर्मुज को लेकर ईरान की रणनीति आखिर है क्या? तो ईरान की रणनीति में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो ये कि धीमे धीमे होर्मुज को खोला जाए, लेकिन अपनी शर्तों पर खोला जाए और उससे अधिक
राशि और अधिक से अधिक फीस कमाई जा सके, और रेवेन्यू का एक प्रमुख सोर्स बने। और क्योंकि लंबे समय से ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंध में है, इससे बचने का ये मुख्य हेज होगा, बड़ी ताकत होगा। और अस्थायी नियंत्रण से भारत से ईरान को भविष्य की बार्गेनिंग के लिए मौका मिलेगा, और जब भी वो चाहेगा तो इसे दुश्मन देशों के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए रोक सकता है, और उनके लिए भारी शर्तें लगा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो व्यापार का पूरा पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि होर्मुज को हमने कल भी विस्तार से इस बात को बताया था कि होर्मुज पर नियंत्रण किसी का नहीं था। होर्मुज, हालांकि ईरान ने कभी भी यूएन क्लॉज के नियमों के तहत होर्मुज पर यूएन क्लॉज का को रेटिफाई नहीं किया था। ये मानता रहा है वो कि होर्मुज इसका संप्रभु अधिकार है। तो अब एक नए तरीके का सिस्टम यहाँ आ रहा है। बाकी दुनिया के देश ईरान के साथ अलग अलग डील करके अपने जहाज निकलवाने की कोशिश करेंगे, और ईरान शायद यही चाहता है। सर, जिस तरह का सिचुएशन अभी दिखाई दे रहा है, क्या कहा जा सकता है कि ट्रंप ने होर्मुज में दुनिया को फंसा दिया है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो कहा और 2 दिन पहले ये कहा, उससे ये कि जंग शुरू करके वो वहां से निकल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को होर्मुज की जरूरत नहीं है, जैसे कि 50s में स्वेज की जरूरत थी। होर्मुज से अमेरिका को कुछ नहीं जाता, अमेरिका तेल और गैस में आत्मनिर्भर है। होर्मुज में फंसा है भारत, होर्मुज में फंसे हैं चीन, होर्मुज में फंसे हैं मिडिल ईस्ट के देश, और होर्मुज में फंसा है यूरोप। इस परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अगर ये जंग बड़ी हो तो इस जंग में बाकी लोग भी शामिल हो, नुकसान उठाएं, और उसके बाद ईरान से लड़कर उसे खाली कराएं होर्मुज को। और नहीं तो ट्रंप अपना इस जंग से बाहर निकल जाएंगे। उनके कुल कहे हुए का जो सूत्र था, जो आधार था आज का जो उनका संबोधन था भारतीय समय के अनुसार दिन में सुबह, उसका मतलब ये था। अब बाकी देशों को तय करना है कि वो ईरान से होर्मुज पर कैसे डील करते हैं, और ईरान से डील करने का मतलब है कि ईरान की शर्तें मानिए, ईरान को तोड़ दीजिए, ईरान की जो व्यवस्था लागू की जाए। दुनिया के देश अभी भी ये मान रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत करके, दबाव बनाकर इस व्यवस्था को थोड़े समय तक चलाया जा सकता है, जंग नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए इतनी कोशिशों के बाद भी नाटो देश नहीं आए, कोई भी वहां नहीं पहुंच रहा है। होर्मुज की ज्योग्राफिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति ज्यादा पेचीदा है, वहां कोई नेवी जा नहीं सकती, उसके लिए गहरे नुकसान का खतरा है। और ईरान अपनी हमलावर बोट्स के सहारे, मिसाइल्स के सहारे, माइंस के सहारे लंबे समय तक होर्मुज को बंद रख सकता है। तो दुनिया फंस गई है, और यहाँ से जो शिफ्ट आएगा आने वाले दिनों में, जंग तो खत्म होगी ही कुछ ही दिनों में, पर यहाँ से जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो ये आएगा कि होर्मुज का जो चोक पॉइंट है उस पर शायद ईरान का सॉवरेन नियंत्रण लंबे समय तक स्थापित हो जाएगा। यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है कि 3 दिन पहले तक मार्को रूबियो ये कह रहे थे, जब G7 की बैठक से निकले थे, कि किसी भी शर्त पर होर्मुज को खुलवाएंगे, कुछ भी करना हो। लेकिन अब अमेरिका को लगता है कि होर्मुज खुलवाना उसके बस से बाहर है। यहाँ से मैरीटाइम ट्रेड की चौक पॉइंट्स पर एक बिल्कुल नई व्यवस्था आ रही है। अब इस युद्ध को भारत के लिहाज से भी समझ लेते हैं। ईरान ने भले ही कह दिया हो कि होर्मुज को लेकर भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग ने भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ा दिया है। मार्च के दौरान भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल के औसत भाव में रिकॉर्ड 64% की बढ़ोतरी हुई है। पहले कभी भी इतनी मासिक बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। इधर गुरुवार को एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड का भाव $109 के करीब पहुंच गया है। सर, कच्चे तेल की चुनौती भारत के लिए कितनी बड़ी है, ये समझाइए, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आगे क्या ये चुनौती और बढ़ने वाली है? चुनौती काफी बड़ी क्या, बल्कि काफी चिंताजनक परिस्थिति है भारत के लिए, क्योंकि अगर ये जंग लंबी चलती है और चलती जो दिख रहा है, होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण स्थापित होता है, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी नहीं होगी। और अगर अमेरिका की वापसी नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका की वापसी को लेकर एक बात समझना जरूरी है, इससे पहले भी जॉर्ज बुश ने अमेरिका की वापसी की घोषणा की थी इराक से, और उसके 7-8 साल बाद बाकी सैनिक वापस गए थे। तो अमेरिका जहां जहां जंग में उतरता है वहां से वापसी लंबे समय में होती है। और इस क्षेत्र में अगर अमेरिका मौजूद है और इजराइल और ईरान के बीच छोटी मोटी झड़पें भी जारी रहती हैं, तो इस एरिया में जो शिपिंग के इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो शिपिंग इंश्योरेंस की कॉस्ट है, वो लंबे समय तक ऊंची रहेगी, और उसका मतलब है कि कच्चे तेल की कीमतें भी $100 के आसपास रहेंगी। इस वक्त स्थिति है कि कच्चा तेल $107-109 के आसपास है। भारतीय बास्केट की, क्रूड की जो भारत की बास्केट है, उसकी कीमत $160 पर पहुंच गई है, $160 के आसपास, 157 से 160 के बीच में।
क्योंकि भारत केवल ब्रेंट पर क्रूड नहीं खरीदता है, एक कई अलग अलग देशों के क्रूड को मिलाकर एक बास्केट बनाई जाती है, ब्लेंड बनाया जाता है जिसको खरीदता है। अब इस स्थिति में भारत को के लिए अब रुपए की कीमत को लंबे समय तक गिरने से रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज हमने रिकवरी देखी है, पर जब ये आंकड़ा कल बाजार को दिखाई देगा तो कल से हमें रुपए की कीमत पर दबाव दिखाई देगा, चालू खाते का घाटा तो बढ़ने की संभावना है ही। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर क्रूड कहीं मिल भी जाए तो जो रिस्क प्रीमियम है, जो वार प्रीमियम है, वो शिपिंग को बेहद मुश्किल बना रहा है। सर एक आध दो सवाल भी ले लेते दर्शकों के आए हैं। अतुल जी का सवाल है, क्रूड में क्या ये तेजी जारी रहेगी और क्या ट्रंप फिर से कुछ इनसाइड मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं? सर इस पर क्या राय है आपकी? क्रूड पे तेजी जारी रहेगी, क्योंकि क्रूड की कीमतों को कम करने के लिए 5 बड़ी चीजों की जरूरत है। नंबर 1, होर्मुज का खुलना। नंबर 2, होर्मुज के उस इलाके से माइंस को खत्म किया जाना जिसमें लंबा समय लगता है। नंबर 3, पूरी दुनिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जो शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो मान लें कि इलाका निरापद हो गया, यहाँ कोई जोखिम, यहाँ कोई बड़ा रिस्क नहीं है। नंबर 4, अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से युद्ध विराम की घोषणा कर दे। और नंबर 5 की जो रिफाइनरीज जिन पर हमले हुए हैं वो वापस अपने उत्पादन में आ जाएं। ये सारी चीजें होने में, अगर आप हाइपोथेटिकली मान लें कि युद्ध अगले 24 घंटे में खत्म हो जाता है, तब भी कच्चे तेल की आपूर्ति को सामान्य करने में लंबा समय लगेगा। तो कच्चे तेल की कीमतें $100 के आसपास रह सकती है, $90 हो या $100 हो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अभी तो $160, $110 के आसपास बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप आगे कुछ क्या करेंगे तो कहना मुश्किल होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित और बहुत मर्क्यूरियल नेता है। लेकिन जो परिस्थिति दिख रही है, जो उनके इंटरव्यूज कल आए, अलग अलग जगह जो उन्होंने बात की, उनके भाषण को जो समझने की कोशिश की जा रही है कि वो एक लास्ट डिच एफर्ट कर रहे हैं कि होर्मुज को सामने रखकर वो दुनिया के देशों को इस युद्ध में बुला रहे हैं कि वो आए और ईरान से निपटने में उनकी मदद करें। लेकिन वो नहीं अगर आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो कोई बड़ा नुकसान इस जंग में प्रत्यक्ष रूप से और कुछ जंग होने से नहीं होता है, जंग में तो हुआ है। तो इसलिए देखना होगा कि अगले 2-3 दिन में क्या गतिविधि होती है, कैसी परिस्थिति बनती है, फिर ये या निश्चितता तेल की कीमतों को महंगा रखेगी। जी सर, बिल्कुल जो भी अपडेट आएगा हम लोग आप तक लेकर आएंगे, बोनस आप लोगों के लिए लेकर आएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। जाते जाते आप लोगों को बता दें, कल बाजार बंद रहेगा इसलिए बोनस पॉइंट शो नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए अर्थम का शो आएगा, स्पेशल शो होगा। काफ़ी कुछ जानकारी वहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। अंशुमान सर ने खबरों की जो सबसे बेस्ट एनालिसिस होती है वो अर्थम में दिखाई देती है, और सर ने बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया। तो आप लोग कल अर्थम ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए बोनस पॉइंट में आज के इतना ही रहेगा। आप लोगों को ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन, किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।